में औरतों पे लाठीचार्ज करे। आज हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं एनपीआर के खिलाफ। एनपीआर पुराने जमाने में जैसा चलता था वैसा चलना चाहिए। आदाब नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। डुंडिगल पुलिस की जानिब से हालिया वहां के इलाके में यादव गौड़ के कत्ल के मामले को हल कर लेने का आज दावा पेश किया गया है। लिहाजा बाद तहकीकात वही पुरानी बात सामने लाई गई कि उसकी बीवी के किसी आशिक से नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने शौहर का कत्ल करने का जुर्म कर दिया है। लिहाजा पुलिस ने आशिक और माशूक को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया है। చర్చిగాగులాపూర్ విలేజ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణాల దగ్గర యాదవ్ గౌడ్ ఏజ్ 35 ఇయర్స్ను అతనికి పరిచయం ఉన్న మిత్రుడు ఆసిఫ్ అతి దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క మృతుడు యాదవ్ గౌడ్ మేడ్చల్ రాఘవ ఫైనాన్స్లో పనిచేస్తాడు. ఇతడు కుటుంబంతో గాగిలాపూర్లో ఉంటూ ఓ చిన్న కిరాణా షాపు కూడా నడుపుకుంటున్నాడు, హోటల్ కమ్ కిరాణా షాపు. ఇతని భార్య పేరు సౌజన్య. ఈ ఆసిఫ్ అనేవాడు కూడా గాగిలాపూర్లో ఉంటూ కార్ డ్రైవింగ్ చేసేవాడు. గత 5-6 నెలలుగా అతను డ్రైవింగ్ పని మానేసి ఈ యొక్క యాదవ్ గౌడ్తోని కొద్దిగా చనువు పెంచుకొని తరచుగా వాళ్ళ ఇంటికి వస్తూ యాదవ్ గౌడ్ భార్య సౌజన్యతోని కూడా చనువు పెంచుకొని ఆమెతో అక్రమ సంబంధం ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆమెకు ఒక సిమ్ కార్డు, సెల్ ఫోన్ కూడా కొనివ్వడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరూ దాంట్లోనే చాటింగ్ చేసుకునేవాళ్ళు. అంటే కొద్ది కాలం వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యన ఇట్లా నడుస్తుండగా భర్తకు అనుమానం వచ్చి సెల్ ఫోన్ చూసి భార్య పైన కొంచెం అనుమానం పెంచుకొని ఆమెను నిలదీసి కొంచెం కట్టడి చేశాడు. ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్ తిరిగి రిటర్న్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కొంచెం గొడవలు రావటం, మనస్పర్ధలు ఏర్పడడం జరిగితే అరే నా భర్త నన్ను ఏమో చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అని నేను ఆసిఫ్కి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇద్దరు కలిసి ఎట్లనన్నా వీడిని తీసేస్తే మనం హాయిగా ఉండొచ్చు, ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అని చెప్పి 15వ తారీఖు నాడు ఇవాళ పండగ ఉంది కదా తాగుదాం పదా అని చెప్పి ఆసిఫ్ యాదవ్ గౌడ్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ మద్యం తాగినవారు. ఆ క్రమంలోనే కత్తి తీసుకొని వెనక వైపు నుంచి పొడవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళా ఛాతి మీద కూడా కత్తి పోవడం జరిగింది. అక్కడికక్కడికే యాదవ్ గౌడ్ చనిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత దుకాణం దగ్గరికి తిరిగి వచ్చి నేను నీ భర్తను చంపేశానని చెప్పి యాదవ్ గౌడ్ ఊళ్ళో నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క కేసును ఎస్ఐ శేఖర్ రెడ్డి సహాయంతో ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేష్ గారు చాకచక్యంగా పరిష్కరించడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం నిందితుడు ఆసిఫ్ని మరియు అతనికి సహకరించి ప్రోత్సహించినటువంటి మృతుడి భార్య సౌజన్యని అదుపులోకి తీసుకొని న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. भारत की तारीख में ये बात मशहूर है कि साबिक़ा में साधु संत दुनियादारी को कभी पसंद ही नहीं किए, वो दुनियादारी से हमेशा बचते रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई साधु या संत दुनियादारी को पसंद करता है तो उसे साधु का नहीं बल्कि शैतान का लक़ब दिया गया है। भारत की मुतनाज़िया बन जाने वाली CM योगी की रियासत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के मशहूर समाजी खिदमतगार, लीडर व मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बीजेपी हुकूमत के भारत में लाए जाने वाले और मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR क़वानीन की तफसीलात अवाम के सामने पेश करते हुए बीजेपी हुकूमत की चालबाजियों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी को समझाने की कोशिश की। जिस वोटर ID की बुनियाद पर हमने सरकार चुनी, उस वोटर ID को भारतीय सरकार कहती है कि वो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए काफी है। तो ऐसे में तो फिर ये सरकार ही प्रमाणित नहीं हुई। सरकार जिद छोड़ने को तैयार नहीं। आज गृह मंत्री ने फिर लखनऊ में दोहराया कि हम 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं।
और हम कह रहे हैं कि अगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो हम आधा इंच पीछे हटने को तैयार हैं। ये लड़ाई सीधे तानाशाही बनाम लोकशाही की है। एक तरफ तानाशाही वाली सरकार है और एक तरफ लोकशाही यानी कि जनता है। एक ऐसा कानून जो भारत में पहले से मौजूद था, विदेश के लोगों को नागरिकता देने का देश में पहले से कानून है। पिछले 1 साल में भारत की सरकार ने 4000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी। न तो किसी ने मना किया, न उस पर कोई हो हल्ला हुआ। लेकिन सरकार इस बीच ये कानून लेकर के इसलिए आई क्योंकि उसके पास मुद्दे खत्म है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो सबसे विवादित मुद्दा था उस पर भी फैसला आ गया। देश बिल्कुल शांत रहा। देश ने कोई बहुत ज्यादा न तो रिएक्शन दिया न बहुत ज्यादा खुशी मनाई। तो सरकार को लगा कि अब हम राजनीति किस पर करें, तो वह एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया जिसमें उन्होंने ये छोड़ दिया कि बाकी सब धार्मिक अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित है उनको हम नागरिकता देंगे, सिवाय मुसलमानों को छोड़। हम इस पर भी कोई बात नहीं कह रहे, हम तो एक बात ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह साहब कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा, फिर उसके बाद हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ये जो दोनों बिल एक साथ हो जाएंगे तो ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसका दुष्परिणाम असम में देश ने देखा है। 19 लाख लोगों को इस सरकार ने नागरिकता के रजिस्टर से बाहर किया, जिसमें 15 लाख हिंदू भाई हैं, महज 4 लाख मुसलमान। ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के दलितों की, इस देश के पिछड़े जो लोग हैं उनकी है, इस देश के किसानों की है, मजदूरों की है, आदिवासियों की है, जिनके पास न तो जमीनें हैं न सही से उनके पास कोई कागज है। वो नागरिकता कैसे साबित करेंगे? ये दूसरी नोटबंदी जैसा एक बहुत भयानक कानून है जो इस देश को लाइनों में खड़ा कर देगा और हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला होगा। इस देश में बाबुओं के भरोसे जो है नागरिकता छोड़ दी जाएगी। तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आम आदमी नागरिकता साबित कर सके। जो बड़े लोग हैं वो कागज बनवा लेंगे, और कागज भी सरकार की आप सोच देखिए, वो कह रहे हैं ना तो आधार कार्ड मानेंगे, ना तो पैन कार्ड मानेंगे, ना तो पासपोर्ट माना जाएगा, और ना ही जो है कोई और जो दस्तावेज जिससे हम अपने आम जरूरत की चीजें पूरी करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जो पासपोर्ट हमें पूरी दुनिया में भारत का गणराज्य नागरिक साबित करता है, वो पासपोर्ट हमें भारत का नागरिक साबित नहीं कर सकता। भारत में जिस वोटर आईडी की बुनियाद पर हमने सरकार चुनी, उस वोटर आईडी को भारतीय सरकार कहती है कि वो नागरिकता प्रमाणित करने के लिए काफी नहीं। तो ऐसे में तो फिर ये सरकार ही प्रमाणित नहीं हुई। अगर उस वोटर आईडी की बुनियाद पे हम भारत के नागरिक नहीं है, तो फिर उस वोटर आईडी की बुनियाद पे चुनी गई सरकार कैसे हुई? अगर देश के गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इतना ही जुनून है नागरिकता लोगों से साबित करवाने का, तो पहले वो अपने पद से इस्तीफा दें, खुद नागरिकता साबित करें, बताएं कि हाँ हम नागरिक हैं इस देश के। उसके बाद देश की जनता से उन्हें कहने का अधिकार मिलता है। घुसपैठिया वो किसको बोल रहे हैं? उनके गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का जन्म जो है वो म्यांमार में हुआ है, बर्मा में, वो भारतीय नहीं। आडवाणी जी आजादी के बाद सिंध से, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में रहे, वो खुद हिंदुस्तानी नहीं है, बाद में हिंदुस्तान में आए। हम तो 700 साल से 600 साल से हमारे पुरखों की हड्डियां यहीं दफन है। हमने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा। अब एक कागज का टुकड़ा तय करेगा कि हम नागरिक हैं या नहीं। ये जो सोच है सरकार की, वो समाज को बांटने वाली है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से इस पर कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो है हम एनआरसी को लेकर के हम बिल्कुल सरकार से सहमत नहीं है, और डिटेंशन सेंटर को लेकर के जो बातें चल रही थी उस पर भी सरकार ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया कि हम दिल्ली के साथ खड़े नहीं हैं। तो मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से महाराष्ट्र सरकार ने इस आंदोलन में जो भी विरोध प्रदर्शित कर रहा है उसको पूरा अधिकार दिया कि विरोध प्रदर्शित कर सके। तो इसके लिए खासतौर से महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया। बाकी आप लोगों के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देश में पहले से मौजूद है, 1955 से मौजूद है। 1 साल में 4000 लोगों को नागरिकता दी सरकार ने। ये अब वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। तो मैं अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि इसी 1 साल के अंदर आपने अदनान सामी और सलमा आगा जैसे 2 प्रमुख पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की नागरिकता दी, जो न तो धार्मिक अल्पसंख्यक रूप से प्रताड़ित है, न पैसे से कमजोर है, न सामाजिक तौर पर प्रताड़ित है। जब ये कानून पहले से है तो इस देश में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सांप्रदायिक भाषा बोलकर समाज को क्यों बांट रहे हैं? जो कानून पहले से है उसको संशोधित करके आप देश के सामने रखने का जो नाटक कर रहे हैं, दरअसल वो झूठा नाटक है। आप इस देश के हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। और जब इस देश का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई बंटवारा नहीं, उसकी मूल प्रस्तावना ये है,
तो फिर आपको नाम लेने की जरूरत क्या है कि हम मुसलमानों को छोड़कर देश वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाता है। जो भी दुनिया में कहीं कोई प्रताड़ित है उसको भारत बुलाइए, उसको सीने से लगाइए। हम मेहमान नवाजी करने वाले लोग हैं, लेकिन इसको कहने की क्या जरूरत? 4000 लोगों को एक साल में नागरिकता दी। देश में आपने किसी से एक शब्द सुना या किसी ने कहा हो कि आपने इनको नागरिकता क्यों दी? लेकिन ये बहस देश में खड़ी सरकार ने जानबूझ के की। हम इसके खिलाफ हैं। और आप सीए को अलग करके देखिए ही मत। सीए और एनआरसी एक है, इसको खुद गृह मंत्री के वीडियोस आपके पास मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। तब गृह मंत्री की बात झूठी लगने लगती है जब वो क्रोनोलॉजी समझाते हुए बोल गए थे कि दोनों एक है। और एनआरसी की जो मुश्किलें हैं उसको असम से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। प्रधानमंत्री की 2 रैलियां असम में अब तक कैंसिल हो चुकी हैं पिछले 1 महीने में। असम जाने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री में कि असम के लोगों को जाके मुंह दिखा सके। ऐसे में असम में जो हमने उसके मुश्किलें देखी हैं, हम नहीं चाहते कि बाकी उत्तर प्रदेश जो है उसको झेले, बाकी प्रदेश उसको झेले। हम असम के लोगों के साथ उस वक्त खड़े नहीं हो पाए थे, ये हमारी गलती थी। असम के 19 लाख लोगों से हम माफी चाहते हैं कि हम उस वक्त उनका साथ नहीं दे सके जब देश उनको नागरिकता से वंचित कर रहा है। लेकिन अब ये कानून देश भर में नहीं लागू होने दिया जाएगा। इसके लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ने को तैयार हैं। और ये जो कायदा है वो वापिस कैसे आएगा? आप कितना भी देखिए, गृह मंत्री जी दरअसल बहुत डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए हैं, सरकार बहुत डरी हुई। प्रधानमंत्री का डर आपको रामलीला मैदान के उनके भाषण में दिख गया था, जिसमें उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा था कि देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है, देश में एनआरसी पे कोई बात नहीं हुई है। ये प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने रामलीला मैदान में बोला। लेकिन उससे पहले के गृह मंत्री के वीडियो मौजूद है, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एनआरसी का जिक्र किया है। तो एनआरसी नहीं है। इन दोनों बातों को जब आप गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बातों को जोड़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब देश का पहला ऐसा कानून है जिसे संसद में पास करने के बाद देश को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही है। गृह मंत्री जा करके डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लेंगे। ये कहने की जरूरत आपको क्यों आ पड़ी? इसका मतलब देश इस कानून के खिलाफ खड़ा है। संसद में आपके पास संख्या बल है, 303 सांसद हैं। भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमें 303 सांसद मच्छर मारने के लिए थोड़ी मिले। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या 303 सांसद आपको दलितों को, मुसलमानों को, किसानों को, आदिवासियों को मारने के लिए मिले? क्या आप उनको ले जाके डिटेंशन सेंटर में झोंक देंगे? ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस देश के मूल संविधान और प्रस्तावना के खिलाफ है। इसलिए जनता सड़क पर है। अब गृह मंत्री जी को ये सोचना है कि वो जनता को कितने दिन सड़क पर रखेंगे। वो अगर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे तो जनता आधा इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं पूरे देश में जाके जनता का मूड भांप के आया। मैं लगातार हर दिन, आज 37वीं शाम है जब मैं देश के किसी न किसी कार्यक्रम में हूं। तो ऐसे में गृह मंत्री जी अपनी जिद छोड़ दें। देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र है, ये गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। दरअसल इस समय लड़ाई जो है वो सीधे 2 विचारधाराओं के बीच में। एक तरफ गोडसे की विचारधारा खड़ी है जिसके पास रिवाल्वर है, जो ये कहती है कि हम अगर उससे असहमत हैं तो वो हमें गोली मार देगी। लेकिन हम गांधी जी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। गांधी जी का कहना था कि हम सबको लेके चलेंगे, देश लेके चलने से आगे बढ़ेगा, देश धार्मिक रूप से भेदभाव करने से आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार के पास महंगाई पर रोक लगाने का कोई साधन नहीं है। नया साल जिस दिन लगा 14.5% रेलवे का किराया बढ़ गया, 21 रुपए गैस बढ़ गई। क्या जब 21 रुपए गैस महंगी हुई तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हुई? नहीं, सारे लोगों के लिए। डॉलर जो है वो प्रधानमंत्री जी की उम्र से भी और आगे निकल गया है रुपए के मुकाबले। तो ये देश के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं तो वो सिर्फ मुद्दों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर के फैसला आने वाला है। हमें आशा है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खुद से खारिज करेगा। और अगर नहीं खारिज करता है सरकार के दबाव में किसी वजह से, तो मुझे लगता है कि जनता का आंदोलन इतना बड़ा है कि सरकार को कानून तो वापस लेना। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के हल्के मलकाजगिरी की सड़क पर एक हादसे में एक मासूम 3 साला बच्चा एक कार के पहिए के नीचे आकर हलाक हो जाने की खबर मिली है। मुकामी पुलिस ने फौरन जाए हादसा पहुंचकर लाश को गांधी हॉस्पिटल रवाना किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చాకలి రంగప్ప అనే అతను ఆనందబాగ్లోని వెంకట్ ప్లాజాలో గత 6 నెలలుగా వాచ్మెన్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమంటే వాళ్ళ కొడుకు 5 సంవత్సరాల బాబు తరుణ్ కింద సెల్లార్లో ఆడుకుంటుండగా అదే అపార్ట్మెంట్లో ఉండేటువంటి మనోహర్ అనే అతను తన వ్యాగనార్ కార్ని 6832 వ్యాగనార్ కార్ని అజాగ్రత్తగా సెల్లార్లోకి కిందికి దింపుతుండగా అక్కడ ఆడుకుంటున్న బాబుకి కారు టక్కర్ ఇవ్వడంతో వెంటనే బాబు తలపైకి కారు ఉద్దగానే కారు తలపైకి ఎక్కింది. అంటే బాబుని మన ఇక్కడ మల్కాజ్గిరిలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయేసరికి ఆల్రెడీ బ్లడ్ డెడ్ అని చెప్పడం జరిగింది. సో మేము ఈ ఫాదర్ కంప్లైంట్ తీసుకుని ఫాదర్ కంప్లైంట్ మీద అజాగ్రత్తగా నడిపినటువంటి కార్ ఓనర్పై 304A ప్రకారం కేసు నమోదు చేస్తున్నాం. रियासत महाराष्ट्र के लातूर जिले में आज मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में ज़बरदस्त एहतजाजी धरना दिया, जिसमें शामिल हुए वहां के मुकामी शोहरत याफ्ता कई समाजी खिदमतगार जैसे पाशा भाई पठान, वली भाई पठान, लाला पठान, मोहम्मद मुल्ला, सादिक सिरिगापुरी, नौमान शेख, हारून अख्तर, इमाम सिरिगापुरे, कासिम शेख वगैरह वगैरह। और इनका साथ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हज़ारों लोगों ने दिया और बीजेपी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजियां भी की। वाज़ेह रहे कि किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम का एहतजाज 1 माह से ज़्यादा तवील हो जाता हो तो वहाँ पर सदर राज नाफिज होने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। लेकिन हमारे माहौल में एक मुहावरा मशहूर है कि माशरे में कुछ चीज़ें लीपने और थोपने और किसी काम के काबिल होती ही नहीं है। तेलंगाना के अक़लियती फलाह व बहबूद के वजीर कोपुला ईश्वर ने आज अपने महकमे के अहदेदारों को अहकामात जारी करते हुए साल 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट तैयार करने पर तवज्जो दिलाई और ख़ास तौर पर शेड्यूल कास्ट कॉरपोरेशन के लिए मुख्तस की जाने वाली कई स्कीमों के सिलसिले के तहत बतलाया गया कि हर गुरुकुल स्कूल में तुलबा की नशोनुमा के मुताबिक कुछ सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि 10वीं जमात के इम्तिहानात में इन्हें कोई दिक्कत पेश ना आवे। इस मौके पर शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अजय मिश्रा के अलावा कई मुतल्लिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे।
तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज जिले सिद्दीपेट में वाक़े मार्केट यार्ड के सिल्क फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतमाम की गई एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए बतलाया कि तेलंगाना में ये सनत अभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गई है और इसकी फार्मिंग 11,000 एकड़ तक पहुंच गई है और इसका टर्नओवर 14 करोड़ तक भी पहुंच गया है। इस तरह से जहां साबिक़ा में रियासत में इस जानिब क़तई तवज्जो नहीं दी गई थी, टीआरएस हुकूमत ने इस सनत को भी परवान चढ़ा दिया है। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर के कमिश्नर वेंकटराम रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर मुतल्लिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर वी नागी रेड्डी ने आज मीडिया को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि रियासती बल्दी इंतखाबात के नताइज बरोज़ हफ्ता 25 जनवरी शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के 129 अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात 22 जनवरी को करवाए गए थे, जिसमें वोटिंग का फ़ीसद 71% सामने आया और 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 58.83% आवाम ने वोट में हिस्सा लिया था। इस मौके पर इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर किसी बैलेट पेपर पर आवाम ने 2 जगह ठप्पा लगाया हो तो खुरा अंदाजी के लिए किसी एक के हक में फैसला लिया जाएगा। और आखिर में उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कल सुबह से वोटों की गिनती का काम शुरू किया जाने वाला है। तेलंगाना स्टेट में फर्स्ट ऑर्डिनरी इलेक्शन म्यूनसिपल इलेक्शंस कंप्लीट हुए, पोलिंग कंप्लीट हुआ। कल हर एक म्यूनसिपैलिटी एक्सेप्ट फॉर करीमनगर में कल काउंटिंग शुरू होने वाला है। जो काउंटिंग कल 8 बजे से शुरू होगा और म्यूनसिपैलिटी के साइज़ के हिसाब से रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। और मेयर और डिप्टी मेयर का जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो 27 को करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है। इसलिए कल लेटेस्ट कल तक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल या राज्यसभा मेंबर्स है, वो अपना ऑप्शन कल तक म्यूनसिपल कमिश्नर को देंगे, तो उनका वोट भी ये डिप्टी मेयर और मेयर का इलेक्शन में हिसाब लिया जाएगा। रीपोलिंग कहाँ होने वाली है? कहीं भी नहीं होने वाली। शहर हैदराबाद की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली एयर इंडिया की एक फ़्लाइट के सीट के नीचे छुपाकर लाए जाने वाले 840.98 ग्राम सोना बरामद किया और जब्त कर लिया। इसके बाद मस्कत से आने वाले एक मुसाफिर के पास से भी 2 गोल्ड सिलेंडर्स की शक्ल में माइक्रो ओवन में छुपाकर लाए जाने वाला 700 ग्राम सोना बरामद कर उसे भी जब्त कर लिया। और यही नहीं, बराए सऊदी अरबिया यहाँ आने वाले 2 मुसाफिरीन के पास से भी 797.24 ग्राम और 817.24 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद कर वो भी जब्त करते हुए महकमे की ईद करवा दी। और आखिरकार पंचनामा करते हुए कस्टम एक्ट 1962 के तहत 4 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से मिनजुमला 4083.46 ग्राम का कसीर सोना महकमे की तहवील में ले लिया, जो कि हुकूमत के बजट में 1 करोड़ 66 लाख के इजाफे का सबब बना है। तेलंगाना हुकूमत के महकमे जंगलात ने माह फरवरी में मनाई जाने वाली सामाक्का सारालम्मा जातका के इंतजामात को खतियत दे दी है और बतलाया कि जहां इस मौके पर लाखों यात्रियों की शिरकत मुतवक्को है, वहीं महकमे ने प्लास्टिक के मुज़िर असरात से अवामी शऊर उजागर करने का एक प्रोग्राम भी तरतीब दिया है। ये जतरा 5 फरवरी तो 8 फरवरी ज़िले मुलुगल के जंगलाती इलाके में मनाई जाती है। टॉलीवुड की मशहूर अदाकारा व कांग्रेसी लीडर विजय शांति ने आज अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सीएम केसीआर के सुपुत्र केटीआर को मौरूसी सिलसिले के तहत सीएम बनाने के दावे का नोट लिया और बतलाया कि टीआरएस पार्टी ने मौजूदा बल्दी इंतखाबात में केटीआर को इंचार्ज बनाकर जीत हो जाती है तो केसीआर का कायम मुकाम बनाने का प्लान बना लिया है, जो कि रियासत की आवाम के साथ शायद एक मजाक ही साबित होगा। इन्होंने आगे बतलाया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस सिलसिले में जो बयानात दिए थे वो भी टीआरएस पार्टी को ऐसा करने पर मजबूत कर दिए हैं।
शहर हैदराबाद के सईदाबाद इलाके में आज बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA NRC व NPR क़वानीन के खिलाफ में शहर की शोहरत याफ्ता दरगाह जिहाद और शहादत के लोगों ने बाद नमाज जुमा एक पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया, लेकिन अरसे दराज से उस इलाके की मुतासब पुलिस ने इस मौके पर अचानक लाठीचार्ज करते हुए आवाम के नज़म को तोड़ देने की खबर मिली है और साथ ही साथ कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए अलानिया यह सबूत पेश भी किया गया कि अब सारा महकमा पुलिस CM KCR को नहीं बल्कि अमित शाह को खुश करना बेहतरी समझ रहा है। औरतों पे लाठीचार्ज करे। आज हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं NPR के खिलाफ। NPR पुराने ज़माने में जैसा चलता था वैसा चलना चाहिए। नए ज़माने में जो नया तब्दीली लाया नामंजूर है, हम उसका फार्म नहीं भरेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। हम NPR का फार्म नहीं भरेंगे। हम प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी राइट है, लेकिन पुलिस वो राइट नहीं दे रही है। हम पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हैं और इस मुल्क के हम हिस्सेदार हैं, किराएदार नहीं हैं। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा इलाके में दो लोगों के बीच रकमी लेन देन आज एक की मौत का सबब बन गई है। बतलाया गया है कि सचिन और कार्तिक के बीच कुछ रकमी लेन देन थी, जिसमें कार्तिक ने सचिन से पैसों का कई दिनों से मुतालबा करता आ रहा था, लेकिन कल अचानक दोनों में झगड़ा हो गया और कार्तिक ने सचिन को ख़त्म कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस झगड़े के वक्त TRS हुकूमत की सारी रियासत में आम करदा शराब के नशे में धुत थे। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। थर्ड के दिन रात में करीब 10:30 बजे पौने 11 के टाइम पे एक मेकला मंडी जियागुड़ा में एक सचिन बोलकर आदमी को कार्तिक बोलकर और एक आदमी मर्डर करा बोलकर पुलिस स्टेशन कुलसुमपुरा को इन्फॉर्मेशन आए तो इंस्पेक्टर शंकर उसका पुलिस स्टेशन का स्टाफ इधर मेकल मंडी को विजिट करे तो ये सचिन एज अबाउट 26 ईयर्स वो आदमी को कार्तिक चाकू से मार के मर्डर करा बोलकर इधर मालूम हुआ। ये सचिन निम्बोली अड्डा में एक मटन चाप चला रहा है बोलकर मालूम हो रहा। उसका बीवी के साथ इधर ये मेकला मंडी के नज़दीक ठहरा बोलकर मालूम हो रहा। एक कार्तिक और एक सचिन के बीच में कुछ पैसों का झगड़ा है, क्या है अभी नहीं मालूम। अपना पूरे इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता। कार्तिक चाकू से गर्दन पे और चेस्ट पे मारे तो स्पॉट डेथ हो गए। डेड बॉडी को उस्मानिया मार्केट की शिफ्ट करें। उसका रिश्तेदारों से बात करने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इसके पीछे और कार्तिक है और कौन कौन है पूरा मालूम कर लेके एक्शन ले। कार्तिक अभी उसका नाम मालूम हुआ, अभी उसको पकड़ने का है। हाँ ठीक है।